नमस्कार। मैं दीपशिखा अपनी पूरी टीम के साथ भारत की बेटी प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक महिला अगर सम्मान की उम्मीद रखती है तो ये उसकी उपेक्षा नहीं, उसका अधिकार है। जी हाँ। एक औरत, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, वो हमारे लिए उतनी ही सम्मान की अधिकारी है। और बिल्कुल दोस्तों, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम उस औरत को तब सम्मान देंगे जब वो किसी एक खास प्रोफेशन में हो, ये खास ओहदे पर हो, प्रोफाइल में हो। ये दर्शाता है हमारे अपने संस्कार और हमारी अपनी एजुकेशन पर ये निर्भर करता है कि हम अपने सामने वाले को कितना सम्मान देते हैं। तो ऐसे ही जब महिला मेहमान हमारे बीच में आती हैं दोस्तों, तो हम सच मानिए बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं ऐसी महिलाओं को देखकर, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, कर दिखाया है अपनी हालातों से लड़ते हुए। और हमें ये सिखाती भी हैं कि बस एक कदम बढ़ाने की दूर है और नामुमकिन कुछ भी नहीं। ऐसे ही आज हमारे बीच में महिला मेहमान है डॉक्टर प्रिया पिपरिया। जी हाँ, शी इज एमडी पेडिएट्रिक्स। एंड ये फिलहाल जो है एसजीपीटीआई से इन्होंने पीडीसीसी पेडिएट्रिक्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किया है। और ये फिलहाल जो है ये शी इज वर्किंग इन यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओछा झांसी। तो हम स्वागत करते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं हमारी आज की मेहमान के साथ। मैम, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या जी पिपरिया है। जी। जी, जरूर। मैं चाहूंगी मैम, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, आप अपने बारे में उन्हें बताएं। जी बिल्कुल, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या पिपरिया है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मतलब बाल रोग विशेषज्ञ। और इसी के साथ साथ बाल रोग में भी आजकल सुपर स्पेशलिटी होने लगी है, जिस तरह से मेडिसिन में होती है कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। तो उसमें मैंने सुपर स्पेशलिटी की डिग्री करी है, पीडीसीसी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जिसमें स्पेसिफिकली हम लोग बच्चों के पेट के रोगों की तरफ ध्यान देते हैं, उनका उपचार करते हैं। तो नॉर्मल रोगों के साथ साथ मैं बच्चों के पेट के रोगों की भी विशेषज्ञ हूँ। और एट प्रेजेंट मैं यथार्थ हॉस्पिटल ओरछा में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ, जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट के पास है। जी। जी जी। जी मैम, मैं जरूर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो कैसे, आप सबसे पहले तो हम यही जानेंगे मैम कि ये जो आपने प्रोफेशन चुना, जी आपने एक डॉक्टर बनने की सोची, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से आपको इसके लिए इंस्पिरेशन मिली? बिल्कुल, थैंक यू। एक्चुअली शुरुआत तो मैं कहूंगी कि मेरे परिवार से ही हुई। मेरे परिवार में दरअसल पहले भी काफी सारे डॉक्टर्स रहे हैं। मैं अपने फैमिली में थर्ड फोर्थ जनरेशन की डॉक्टर हूँ। तो पहले तो जब हम छोटे थे तो उनको ही देखकर इंस्पिरेशन मिलती थी। और मेन जो प्रोत्साहन मिलता था मुझे, वो मेरे बड़े पापा जो हमारे घर के सबसे पहले डॉक्टर रहे, उनको देख के मिलता था, जो कि अब खैर उस दुनिया में नहीं है। बट उनकी भी एक अपनी कहानी रही है हमेशा से। जो सोशल वर्क जिस तरह से उन्होंने जी किया, और अपनी कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने सोशल ख्याति पाई, लोगों का प्यार पाया, और जो चीजें उनके साथ हुई, जिस तरह से उनकी प्रसिद्धि थी, उसको देखकर, उसको सुनकर, ज्यादातर तो सुना ही है मैंने क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय, वो उनकी गाथाएं सुनकर मेरा ज्यादा इच्छा होती थी कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा प्रोफेशन चुनूं जिसमें मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। पैसा कमाना एक अलग जी चीज है, वो तो आता ही है अपने आप। बट अगर आप जब लोगों के लिए कुछ जी करते हैं, कोई पेशेंट ठीक होता है, तो उसकी जो खुशी, उसकी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है। तो मेरी मेन प्रेरणा मेरे परिवार के सदस्यों, स्पेशली मेरे बड़े पापा, उन्हीं से मिली। जी। तो मैम, मैं जरूर चाहूंगी कि जो भी बच्चियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो अगर इस प्रोफेशन में आना चाहें तो आप थोड़ा उनको ये मार्गदर्शन, एक गाइडेंस जरूर दीजिएगा कि किस तरह से वो अपने करियर की जो है वो नींव रख सकती हैं या शुरुआत कर सकती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आपको जैसे नॉर्मली पता ही है कि इसके लिए हमें 11th 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ में कुछ बच्चे 11th और 12th में बायोलॉजी प्लस मैथ्स भी लेते हैं। तो वो दोनों ऑप्शंस खुले रखते हैं अपने लिए कि बीटेक और इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सके, और साथ में जी बायोलॉजी या इस लाइन में भी जा सके।
तो बायोलॉजी लेकर के मैंने शुरुआत करी थी, और उसके साथ में मैंने 11th में बायोटेक्नोलॉजी भी ली थी, जो कि बायोलॉजी के साथ में काफी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जिसमें डीएनए एनालिसिस और ये सारी, वो बीटेक का पार्ट है बट रिसर्च के फॉर्म में। तो मैंने अपने लिए दोनों ऑप्शंस खुले रखे थे कि अगर मैं बायोलॉजी की तरफ नहीं जाती हूँ तो मैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाऊंगी। तो इसमें बच्चों को 11th-12th में बायोलॉजी लेना है, और बायोलॉजी लेने के बाद में 12th के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि हमारे टाइम पे पहले स्टेट का अलग और ऑल इंडिया लेवल का अलग होता था। अब वो सारे मर्ज होकर के नीट, जिसको हम कहते हैं नीट यूजी, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, तो वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके लिए आपको फाइट करना होता है। और उसमें फिर आपको अलग अलग कॉलेजेस आपके रैंकिंग के हिसाब से एमबीबीएस के लिए मिल जाते हैं। तो पहली डिग्री है एमबीबीएस। सबसे पहले आपको नीट, जो एग्जाम मैंने बताया नीट यूजी के नाम से आता है, उसको आपको क्लियर करना है। फिर 5.5 साल का एमबीबीएस करना है। अगर आप क्लियर करते हैं आपको कॉलेज मिल जाता है। 5.5 साल में आपका 1 साल इंटर्नशिप शामिल रहती है, मतलब 4.5 साल का एमबीबीएस और 1 साल उसकी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। वो कंप्लीट करने के बाद में आपकी आती है पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन इज एमबीबीएस, इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पीडियाट्रिक्स में किया है, तो उसके लिए भी एक अलग एग्जाम फाइट करना होता है। उसका नाम है नीट पीजी। नीट पीजी मतलब कि यही कॉमन एंट्रेंस है, जिसमें आपको सेम एक कॉमन एंट्रेंस देना होगा, और आपकी रैंक के हिसाब से जो भी आपने अपनी प्रिफर्ड चॉइसेस भरी हैं ब्रांचेस की, जैसे मुझे पीडियाट्रिक्स पसंद था तो मैंने पहले पीडियाट्रिक्स भरा। कई लोगों को रेडियोलॉजी पसंद होता है, मेडिसिन पसंद होता है, तो वो अपने उसके मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वो भरते हैं पहले। तो जब वो क्लियर हम कर लेते हैं तो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जिसको हम लोग एमडी कहते हैं जब मेडिसिन या जो मेडिसिनल डिपार्टमेंट है उन ब्रांचेस के लिए, और एमएस कहते हैं जो सर्जिकल ब्रांचेस हैं उसके लिए। ठीक है, तो मास्टर ऑफ सर्जरी या मास्टर ऑफ मेडिसिन, तो पीडियाट्रिक्स में एमडी कहते हैं। तो 3 साल का एमडी हमने किया। उसके बाद में एमडी करने के बाद जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएटेड डॉक्टर हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड, जिस भी ब्रांच में आपने स्पेशलाइजेशन किया है। इसके बाद भी कहानी रुकती नहीं है क्योंकि अब सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है। तो इसके बाद कुछ एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। जैसे एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप होती है, उस तरीके से एमडी के बाद सीनियर रेसिडेंसी होती है। तो लोग यूजुअली 1-2 साल सीनियर रेसिडेंसी ट्रेनिंग अलग अलग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना प्रेफर करते हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, इधर उधर। तो या तो वो सीनियर रेसिडेंसी के लिए जाते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, या फिर डायरेक्ट वो सुपर स्पेशलाइजेशन की तैयारी करते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएम। डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम पल्मोनोलॉजी, ये मेडिसिन की ब्रांचेस हैं। सर्जरी में वो लोग एमसीएच करते हैं, मतलब और स्पेशलाइज, जैसे न्यूरो सर्जरी हो गई, ऑन्को सर्जरी, इस तरह से। और पीडियाट्रिक्स में जैसे हम लोग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कर रहे हैं ये। तो इसके लिए फिर से आपका एक और नीट एग्जाम होता है, जिसको नीट एसएस कहते हैं, नीट सुपर स्पेशलिटी। तो वो क्लियर करने के बाद में आप अपनी स्पेसिफिक ब्रांच, सुपर स्पेशलाइज्ड जो ब्रांच है, उसके लिए फिर से 3 साल और जा सकते हैं। तो मैंने 3 साल ना करने के बजाय 2 साल उस स्पेसिफिक कोर्स में किया, जो कि पीडीसीसी है। डीएम से एक शॉर्ट कोर्स है पीडीसीसी, उसका एक अलग एग्जाम होता है। वो क्लियर करके फिर वो एग्जाम मैंने दिया। डीएम मैंने उसको नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लंबा चीज थी, तो मैंने उसके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करी। तो लेकिन ज्यादातर तो लोग आजकल करना चाहते हैं। तो ये एक कहानी रहती है। इसके बाद फिर आप जहाँ ज्वाइन करना चाहें हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये जितनी सटीक और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपने इतने कम समय में दी है, जो भी बच्चे इसे सुनेंगे वो बहुत फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये कोई गूगल से नहीं मिल सकती जितनी आपने अच्छे तरीके से ये बताया है और समझाया। आई एम श्योर बच्चे जो हैं इससे बेनिफिट जो है वो जरूर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, मैं ये साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि आप बच्चे जो कि इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनको ये भी बताएं कि ये कितना आसान है, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज या इंस्टिंक्ट हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए इस प्रोफेशन में आने के बिल्कुल। लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही हिम्मत और एक स्ट्रेंथ की जरूरत भी है इस प्रोफेशन में आने के बिल्कुल। लिए। तो आप बच्चों को भी जरूर बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट और जो कहना चाहिए कि एक इंसान में, जैसे आपने पहला सवाल पूछा कि क्या क्वालिटी अपने आप में आप एक्सपेक्ट करें कि आप इसको कैरी कर पाए, वो है पेशेंस।
पेशेंस होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, और पेशेंस और साथ में पैशन, कि आपको इसी लाइन में जाना है, इसके लिए आप अगर श्योर हैं तो ही इस लाइन को पकड़े। क्योंकि इस लाइन की शुरुआत करने के साथ साथ सिर्फ एग्जाम क्लियर करना अपने आप में एक बड़ी चीज नहीं है। एक वो बहुत टफ है, मैं मानती हूँ कि अपने आप में वो बहुत टफ एग्जाम है और इंडिया लेवल का एग्जाम है, और बहुत तैयारी चाहिए होती है। कई बारी बच्चे या हम भी जब तैयारी कर रहे थे खुद भी हमें डिप्रेशन हो जाता है कि भाई रैंक अच्छी नहीं आई तो क्या होगा इस एग्जाम में, मतलब बहुत स्ट्रेस रहता है। लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है जब हम उस कोर्स में आते हैं, क्योंकि उस कोर्स में आने वाली दिक्कतें काफी ज्यादा होती हैं उस एग्जाम के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो पेशेंस बिल्कुल। होना मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, और पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप क्लिनिकल ब्रांच कोई चूज कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे को एमबीबीएस तो वो पढ़ाई करके कर लेगा। इंटर्नशिप जो एक जी हमारा जो कोर्स होता है जिसमें हम अलग अलग क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जाके पोस्टिंग करते हैं, वो इसीलिए लगाया जाता जी है मुझे लगता है कि आप अपना इंटरेस्ट खुद ढूंढ सकें कि आपको नॉन क्लिनिकल जगह पर जाना है या क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस मतलब कि जैसे जो डायग्नोसिस वाली ब्रांचेस होती हैं, जैसे पैथोलॉजी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, एनाटॉमी हो गई, ये सब नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है। इसमें आपका डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे कि पीडियाट्रिक्स हो गई, एमडी मेडिसिन हो गया, सर्जरी है, गायनी है, इसमें आपका डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट है। तो कुछ बच्चे ऐसे जी होते हैं जिनका अपना इच्छा नहीं होती पेशेंट के साथ डीलिंग की, या उनकी इनहेरेंट क्वालिटी वैसी नहीं होती कि वो डील कर पाए, तो दे प्रेफर टू चूज नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। तो आपकी प्रेफरेंस बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गलत चॉइस करी तो आप उसको जिंदगी भर मतलब कैरी करने वाले हैं, तो बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय। तो एक तो ये जी कि एमबीबीएस करने के बाद में आपने क्लिनिकल चूज करना है या नॉन क्लिनिकल, इसमें क्लियर हो जाए। और अगर क्लिनिकल चूज कर रहे हैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। मेहनत मतलब फिजिकल मेहनत, मेंटल मेहनत और इमोशनल, तीनों चीजें आपका 100% आपकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो इन तीनों जगह से निकाली जाएगी। इमोशनली भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तब आप पेशेंट्स के साथ में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, स्पेशली जैसे हम लोग पीडियाट्रिक्स ब्रांच में थे तो शुरुआत में थोड़ा डर लगता था कि बच्चों को बीमार कैसे जी देखेंगे, तो सब्जेक्ट चूज करने में भी एक डर लगता है। लेकिन आप बिल्कुल। एक बार श्योर हो जाएं कि आपको ये लेना है तो फिर वो चीजें अपने आप धीरे धीरे होती जाती हैं। तो इसमें इमोशंस को भी आपको बहुत कंट्रोल करके चलना है। मेंटली तो आप थकने वाले हैं, ये सोचना ही है। और फिजिकली भी आपका बहुत लेबर होने वाला है, 24-36 आवर्स इससे ज्यादा भी ड्यूटीज लगने वाली हैं। खाने पीने का ध्यान रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद आपको इस समय सुपर स्पेशलिटी का जमाना है, तो आपको वो 3 साल डीएमपी करना है। तो पेशेंस जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपने अपने पीयर ग्रुप से कंपेयर किया कि मेरा जो बीटेक वाला मेरा फ्रेंड है वो तो 24 साल में कमाने लगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगा, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको एटलीस्ट 15 ईयर्स आपके लाइफ के देने पड़ेंगे टिल यू स्टार्ट अर्निंग प्रॉपरली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैसा कमाना जल्दी नहीं शुरू करने वाले, आपको टाइम लगेगा, और आप अपनी जी लाइफ को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक चीज मुझे लगता है बच्चों को सोचनी चाहिए कि यू यू मस्ट हैव पेशेंस। जी हाँ मैम बिल्कुल। ये इसीलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो पेशेंस लैक करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुद ही जो है वो एक डिप्रेशन में आ जाते हैं कि क्या हम जी शायद गुड फॉर नथिंग, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके जी, लिए ये जो मनोबल स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत मैम ज्यादा। ये जैसे आपने बताया कि इसके लिए आपको फिजिकल, इमोशनल, मेंटली हर तरीके से स्ट्रोंग होना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मेरे मन में ये सवाल भी आ रहा है कि मैं आपसे जरूर पूछूं कि अभी हाल ही में हम लोग कुछ समय पहले ही हम लोग कोविड के दौर से गुजरे हैं। कोरोना को हम लोग उस समय को हमने देखा है, बहुत ही मुश्किल भरा, बिल्कुल चुनौती भरा समय वो रहा है हम सबके लिए। तो उस बिल्कुल। समय में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो जरूर हमसे शेयर करें। देखिए वो तो जैसे आप जब कोविड की बात करते हैं तो जैसे एक डर सा समा जाता है। जैसे नॉर्मल लोगों में डर था, वैसे ही डॉक्टर्स के मन में भी एक बहुत दुख, और बहुत ही मतलब जो जिसको कहते हैं कि दुख भरा वो पीरियड था जो दिल से जाता नहीं। क्योंकि ऐसा जी नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल लोगों ने अपनों को खोया,
बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी अपनों को खोया। और साथ ही साथ जी उनके साथ मुश्किल ये भी थी कि जैसे मैं आपको भी अपना भी एक इंसिडेंस बताऊंगी कि अपनों को साथ में देखते हुए, और उसी समय आप ड्यूटी पर भी हैं कोविड वार्ड में, और आपके रिलेटिव भी वहीं एडमिट हैं दोनों फ्लोर्स में, और आप ड्यूटी भी कर रहे हैं, दूसरे मरीजों को भी देख रहे हैं, उनके पास भी जा रहे हैं, और आपको ये भी डर लग रहा है कि आपको कुछ ना हो जाए। तो ये सारे बिल्कुल भय, बिल्कुल। ये सारी चीजें जो डॉक्टर्स ने एक्सपीरियंस करी, वो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल इंसान फील कर पाए। दुख तो सभी को हुआ, लॉस सबको हुए, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर एक ज्यादा स्ट्रेस था अपनी फैमिली, खुद को और अपने पेशेंट्स को बचाने का। तीनों चीजों का स्ट्रेस जो था वो काफी ज्यादा था। तो जैसे मेरे टाइम जब मैं थी 2019 में, तो मैं एसजीपीजीआई लखनऊ में थी। वहां हमारी कोविड ड्यूटीज लगती थी। कोविड का वहां पर एक अलग से बिल्डिंग था, ट्रॉमा सेंटर, और वहां पर 4 फ्लोर्स, चारों फ्लोर्स कोविड के लिए डेडिकेटेड थे। और हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती थी मॉर्निंग में 8 o'clock, और 12-12 घंटे की हमारी ड्यूटीज होती थी, जिसमें एक बार घुसने के बाद में आप बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि 8 घंटे की, सॉरी 8 घंटे की, वहां 8 घंटे की थी, झांसी में थोड़ा लंबा टाइम रहता था, क्योंकि झांसी में हम लोग बाहर बीच में आ पाते थे, वहां नहीं आ सकते थे। तो एक बार एंटर होने के बाद में सीधे हम लोग 8 घंटे बाद 2 या 3 बजे जब ड्यूटी ऑफ होती है तब निकलते थे। और घुसने के लिए हमें पहले अपना जो भी हमारा ड्रेसअप है वो करके, पीपीई किट पूरा पहन के ऊपर से नीचे तक डबल डबल लेयर ऑफ क्लोथ, डबल ट्रिपल लेयर ऑफ मास्क, एंड देन डबल ट्रिपल लेयर ऑफ ग्लव्स, और उनको टेपिंग वेपिंग करके जो भी था वो सारा करके 8 आवर्स की ड्यूटी हमें करनी होती थी। और तब तक आप पानी नहीं पी सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते टिल योर ड्यूटी। तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि हर ऑल्टरनेट 15-15 डेज पे हमारी ड्यूटी लगती थी। ऑलमोस्ट मंथ में 2 ड्यूटीज इस तरह की 15-15 डेज की हमें करनी पड़ती थी। और उसमें सभी तरीके के पेशेंट थे। जैसे मैं पीडियाट्रिक्स की डॉक्टर हूँ, लेकिन उस समय पर जो क्राइसिस हुई, उस समय पर हमने सभी तरीके के पेशेंट्स को देखा, क्योंकि हमारे साथ में बाकी टीचर्स भी रहते थे, तो जो मेडिसिन के टीचर्स हैं उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ। और एडल्ट भी देखे, बच्चे भी देखे, सिक पेशेंट भी देखे। तो वो सारे तरीके के पेशेंट्स हमें उस समय हमने देखे, मैनेज किए, और जैसे भी बना अपना जो योगदान दे सकते थे वो किया। फिर उसके बाद में सेकेंड वेव आई जो बहुत ही ज्यादा खराब थी। तब मैं झांसी आ चुकी थी, और कोइंसिडेंटली उस समय भी मेरी कोविड में ही ड्यूटी चल रही थी। और कोविड में ड्यूटी करते वक्त ही मेरी मदर इन लॉ भी एडमिट हुई सेम टाइम पर, और मेरी एक क्लोज रिलेटिव भी जो कि ज्यादा एज की नहीं थी, मतलब लाइक शी वाज 50 रही होंगी, 45-50 के बीच में रही होंगी, वो भी एडमिट हुई मेरी ड्यूटी के दौरान ही। तो एक थर्ड फ्लोर पर और एक सेकंड फ्लोर पर। मेरी मदर इन लॉ वार्ड में पहले एडमिट थी, और जो दीदी थी वो ऊपर वाले फ्लोर में एडमिट थी। तो उस दौरान में मैं, मतलब अपनी ड्यूटी भी जिस फ्लोर पर थी वो भी देख रही थी, कलीग्स के साथ में अपने बात करके कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे जाना है, देखना है, वो भी कर रही थी। और जब वो सिक हुए तो उनको शिफ्ट कराना, बेड की व्यवस्था देखना कि पेशेंट के लिए बेड अवेलेबल है कि नहीं, या मेरे घर वालों के लिए अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं, ये भी हमें श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि एज अ डॉक्टर भी हमें बेड नहीं मिल रहे थे, ये स्थिति थी। नहीं मिल। तो बिल्कुल वो जो टाइम निकला वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। और अनफॉर्चुनेटली हम दोनों को ही नहीं बचा पाए, और उस दौरान दोनों की ही, मतलब दे पास्ड अवे। तो इट वाज सच अ डिफिकल्ट टाइम कि हम अभी भी याद करते हैं तो हमारे जहन में सिहरन उठ जाती है कि उस समय पे हम अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे और मम्मी जी के पास बैठ भी रहे थे, मतलब हम 24 घंटे की ड्यूटी वहां पर कर रहे थे। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और ऐसी कभी क्राइसिस अगर आती है तो आपने करना पड़ेगा, आपको अपना जी जान सब कुछ लगाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके, अपने बारे में सोचना छोड़ करके। तो यू हैव टू डू इट, ये करना पड़ेगा। जी। बहुत टफ टाइम था वो, बहुत ज्यादा। आई होप कि कभी वो टाइम वापस लौट के ना आए। बिल्कुल इट वाज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर, कोई बहुत बुरे नाइट में। एक्सपीरियंस की तरह से हम लोगों ने उस समय को देखा है। और जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। समझ सकती हूँ आप पर उस दौरान। और ये भी जरूर है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बावजूद भी शायद आप उसके बावजूद भी अपनी ड्यूटीज जो हैं वो आपने कंटिन्यू रखी होंगी, वो आप देती रही होंगी, क्योंकि जी अपना जो उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। वी सैल्यूट यू फॉर दैट मैम, वी रिस्पेक्ट यू पीपल फॉर दैट कि आप लोगों ने बहुत जो आगे आकर हम लोगों जो तक जो आंच है वो पहुंचने नहीं दी, और आप लोगों ने खुद पर उसको सहा है।
सैल्यूट यू फॉर दैट। सो Thank मैम, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हम बातचीत को अब वो करते हैं कि जैसे आपने बताया आपका परिवार भी है, आपका प्रोफेशन भी जो है वो बहुत डिमांडिंग है, आपको पूरी तरह से डेडिकेशन चाहिए उसमें। तो आप फैमिली और प्रोफेशन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करती हैं, कैसा आपका रूटीन रहता है, हमें जरूर बताएं। जी बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा फैमिली सपोर्ट तो खैर सभी जानते हैं कि जरूरत होती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। अगर फैमिली सपोर्ट रहता है, हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, तो थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं। तो मेरे केस में जो कि वो रहा, मेरी पूरी फैमिली, इन लॉज की फैमिली और हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिंग है। तो जैसे हमारा जब ये सारा चीजें चल रही थी, जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, तब तो मैं बाहर ही थी। मेरी शादी हो गई थी बट मैं बाहर थी, पीडीसीसी मैंने शादी के बाद ही किया। तो उस केस में पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और वो भी इतना टफ रहता है कि हमें छुट्टी नहीं मिलती। तो मैं साल में शायद एक बार ही आ पाती थी, तो बाकी लोग मुझसे मिलने आते थे जैसे जैसे भी उनको टाइम मिलता था। तो वो चीज रही। उसके बाद मैंने कुछ फेलोशिप्स भी करी, उसके लिए भी मैं गई, 6-8 महीने के लिए बाहर गई, रायपुर गई। तो उस समय पे भी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। और लौट के आकर के जब मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो तभी भी घर पर जो जैसे हाउस होल्ड कोर्स रहते हैं उनको मेंटेन करना, मेड्स को मैनेज करना, ये सब मतलब घर वाले मिलकर ही करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर पूरा बर्डन है। तो वो सारी चीजें होती हैं। और फिर 9 बजे से जैसे टाइमिंग रहता है, तो 9 o'clock हम लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद 5 o'clock तक का टाइम रहता है। तो उसके बाद आकर के नॉर्मल जितना हो पाता है हम लोग घर भी मैनेज करते हैं, मतलब देखते हैं। और साथ ही साथ अपना मिलजुल के काम करते हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर ही करते हैं। जिस समय वो रहते हैं मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ, वो मेरी हेल्प करते हैं। और जिस समय वो नहीं रहते हैं तो मैं अपने आप करती हूँ। मतलब ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जब वो भी बिजी हैं और पूरा थक के आ रहे हैं तो आप उनसे हेल्प करें। अगर आप फ्री हैं तो आप करें, अगर वो फ्री हैं तो वो करें। इस तरह से काम मैनेज हो जाए। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये जो अंडरस्टैंडिंग है आजकल के समय में मैम, जितना दोनों अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं तो ये बहुत जरूरी है एक अंडरस्टैंडिंग होना। और मैं चाहूंगी भी कि जो भी महिलाएं या बच्चे इस प्रोग्राम को देख रही हैं वो कहीं ना कहीं आदमी भी अपने जहन में ये बात जरूर बिठाएं कि अगर हमें हिम्मत करनी है तो साथ में मिलकर ही करनी होगी, कोई भी काम किसी एक पर ना छोड़ें, मिलजुल कर संभालें, घर दोनों का है, जिम्मेवारी दोनों की है। इसमें ये जी मैम, इम्पोर्टेंट तो है। मैं जी। जी जी जी। मैं बस एक बात बताना चाहूंगी इसमें थोड़ा, इन लॉज का ये सपोर्ट रहना इम्पोर्टेंट है कि जैसे कई घरों में, इंडियंस में स्पेशली हमारे यहाँ एक ट्रेंड रहता है कि जैसे अगर लड़का है तो उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। तो अगर आपके इन लॉज उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई दोनों लोगों को मिलके करना है, तो वो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अगर एक का फेवर ज्यादा हो रहा है तो फिर उस केस में थोड़ा फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे घर जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि लड़कों को भी ये चीजें आनी चाहिए, साथ साथ में लड़की को तो आनी ही चाहिए। मतलब मैं एक नहीं कह रही कि उसको नहीं करना है, जी दोनों को आना जी चाहिए। मतलब कि आपको भी आना चाहिए चाय बनाना, उनको भी आना चाहिए चाय बनाना, ताकि अगर जरूरत पड़े, कोई मेहमान आ जाए और मैं नहीं हूं, तो उनको चाय तो मिल जाए। तो इस तरीके से जी थोड़ा हो जाता जी है। बिल्कुल मैम, मैं जरूर साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया पेडियाट्रिक्स को आपने चुना, तो जी। पेडियाट्रिक्स ही आपने चुना या इसके पीछे भी कोई खास वजह रही या आपका इंटरेस्ट रहा, इसके पीछे क्या मकसद था? हाँ, एक्चुअली मेरी स्टोरी तो थोड़ी अलग है। पता नहीं, सबकी अपनी अलग अलग स्टोरी होती है। तो मेरी फैमिली में जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स हैं। तो मेरे एक जीजा जी भी हैं जिन्होंने एमडी मेडिसिन के बाद एमडी कार्डियोलॉजी किया था। तो मैं उन बड़े जब हुई, जब एमबीबीएस कर लिया, तो जब सुपर स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की बात आई, तो फिर हम फिर एक इंस्पिरेशन ढूंढते हैं कि मतलब क्या ठीक रहेगा, क्या ब्रांच। तो मैं उनको देखती थी, तो मुझे वो भी काफी मतलब अच्छा लगता था कि हाँ ये मुझे ड्रीम ब्रांच हो सकती है मेरी। तो मैंने शुरुआत में एमडी मेडिसिन का प्लान बनाया था। और एमडी मेडिसिन के लिए मैंने तैयारी भी करी। और उसमें मेरा हो भी गया। जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप लिया मैंने, उसमें मेरा हो भी गया था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे पेपर्स में कमी रह गई थी उस दौरान, जिसकी वजह से मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा और मेरा 1 साल वेस्ट हुआ। तो उसके बाद जब मेरा वो 1 साल वेस्ट हो गया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब अगर मैं इसके बाद डीएम करने जाऊंगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो कि मतलब आप अर्निंग के लिए भी सोचते हो कि एक टाइमली आप अर्न करना शुरू कर दो, तो मुझे लगा कि शायद मेरे साल ज्यादा वेस्ट होंगे अगर मैंने एमडी मेडिसिन करके डीएम करने की अब सोची। तो ऑलरेडी 2 साल जा चुके हैं।
तो फिर मैंने पीडियाट्रिक्स के लिए तैयारी करी, क्योंकि मुझे उस समय पे पीडियाट्रिक्स का इतना सुपर स्पेशलाइजेशन का स्कोप नहीं था, कोई नहीं करता था, बट अब है। तो जब जरूरत पड़ी तो मैंने वो भी किया, बट उस समय पे मैंने ये सोच के पीडियाट्रिक्स लिया कि शायद मुझे इसमें डीएम ना करना पड़े। तो ये एक रीजन था उस समय पीडियाट्रिक्स एंड ब्रांच होने का, कि इट विल बी एन एंड ब्रांच एंड आई वोंट हैव टू डू डीएम। बट जब तक मैं उसको क्लियर करा तब तक उसमें भी आ गया, और फाइनली फिर उसमें भी हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन किया। तो ये स्टोरी थी। और फिर मुझे आने के बाद लगा कि शायद मेरे लिए एमडी मेडिसिन ठीक नहीं था। जिस तरह से मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाती हूँ जितना अच्छे से, शायद मैं एडल्ट से उतना नहीं कर पाती जितना मैंने कोविड में काम किया। ये सब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए पीडियाट्रिक्स ही बेहतर है, आई एम मेड फॉर चिल्ड्रन ओनली। तो ये एक अपना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जी मैम, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी एक 10 साल की बेटी है। और जब भी उसको जरा सी तकलीफ होती है तो हमारे पास जो उनके एक हमारे डॉक्टर हैं, जो उसके पीडियाट्रिक्स डॉक्टर हैं, हम उन्हीं के पास ही सीधा लेके जाते हैं, क्योंकि वो एक इतना विश्वास, अब बच्चों के केस में इतना विश्वास बन चुका है कि आप जल्दी से वो कहीं और पे शिफ्ट नहीं करना चाहते, कि आपको पता है बच्चे जी हैं, यहीं से आराम मिलेगा। तो वो मैं जी। समझ सकती हूँ मैम। और तो जरूर मैम, मैं इसके अलावा भी जानना चाहूंगी कि इतना डिमांडिंग प्रोफेशन, बहुत स्ट्रेस रहता होगा हर वक्त। तो कैसे आप अपने आप को रिजुवनेट करती हैं? कौन सी ऐसी हॉबीज या शौक हैं जो कि आपको वापस से स्ट्रेस फ्री कर देते हैं? हॉबीज में देखिए, जब बचपन से तो बहुत सारी हॉबीज थी, सब कुछ पसंद था मुझे। पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, बैडमिंटन खेलना, साइकिलिंग, हम सब कुछ करते थे। उस समय पे टीवी और मोबाइल्स नहीं थे, तो वी यूज टू डू ऑल द एक्टिविटीज। फिर जब आप पढ़ाई में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हो तो धीरे धीरे करके आप इन चीजों को कम टाइम देने लगते हैं। बट फिर भी सिंगिंग एक ऐसा पैशन रहा जो मुझे शुरू से अंत तक कॉलेज लाइफ में भी वो चलता रहा, और अभी भी मुझे पसंद है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा सिंगिंग के लिए देती हूँ। जी जी, बहुत और बाकी जो अगर बहुत। एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व कर, मतलब जब भी एक्सरसाइज का टाइम मिलता है तो मुझे एरोबिक्स, जुम्बा, ये सब करना अच्छा लगता है। तो जब भी एक लंबा टाइम मुझे लगता है कि ये दे सकती हूँ मैं, तो उसको देती हूँ। दो चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब, और मैं नहीं चाहती कि ये कभी छूटे। चलता रहे उस तरह हाँ से। जी बिल्कुल। ये एक शौक होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ने का जज्बा, हिम्मत भी देते हैं कि जी आगे बढ़ते रहिए, और इन चीजों से आप लाइट भी फील करते हैं। तो मैम, मैं जी जरूर चाहूंगी कि जो भी बच्चियां हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बच्चियां भी जो, जैसे हमने बात करी कि पेरेंटल प्रेशर भी होता है कि एक चीज को अपनाना चाहिए, कि अगर फैमिली में वो चला आ रहा है पेशा तो उसी को अपनाया जाए। तो वो बच्चे जी। जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल की बात नहीं कह पाते, अब परेशान रहते हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए या उनके माता पिता के लिए भी जो ऐसी अपेक्षा रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल। जैसे मेरे साथ तो ये था कि मेरे फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे डिस्करेज ही किया था कि बेटा मत लो, बहुत टफ है और बहुत सारा आपको ये सब आने वाला है। बट वो मेरी खुद की इच्छा थी कि मुझे करना है, जी इसलिए मैंने किया। तो मेरे पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे करना ही है। मुझे अपने चॉइसेस धीरे धीरे समझ में आने लगे थे कि मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, उसमें मेरे मार्क्स हमेशा से अच्छे आते थे, टॉप किया मैंने। तो मतलब आई वॉज क्लियर कि मुझे बायोलॉजी मैथ से ज्यादा पसंद है और मुझे इसी चीज में जाना है। और साथ ही साथ जो प्रोफेशन दिखता था उसमें क्या वो कर रहे हैं और क्या उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो मेरे सामने था। तो इसलिए मैं क्लियर थी कि मुझे वो चूज करना है। बट अगर कोई ऐसे हैं जिनके घर में डॉक्टर्स हैं, बट वो, और अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसको बायोलॉजी पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, या उसको इस तरह से सोशली इंटरेक्ट करना लोगों के साथ पसंद नहीं है, या वो कंपैशन नहीं है उसके अंदर, वो जो हमदर्दी होनी चाहिए एक डॉक्टर के अंदर, अगर वैसा नहीं वो डेवलप कर पा रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। और जो भी उसका इंटरेस्ट ऑफ मतलब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे लगता है उसमें ही उसको पैर रखना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप इसमें घुस जाते हैं उसके बाद आपका वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार, क्यों कई लोग करते हैं बट इट बिकम्स वेरी टफ, कि आप, कई लोग एमबीबीएस के बाद भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं। कई लोग मैंने देखा कि सब कुछ करने के बाद, एमएस करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जाते हैं। तो वैसा ना हो, वो डिग्री बर्बाद ना हो, क्योंकि वो एक डिग्री आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके वेस्ट कर दी जो शायद कोई और बंदा कर सकता था अगर उसको वो रैंक मिल जाती। तो अगर आप उसको छोड़ देते तो टाइमली, तो जी वो मुझे लगता जी है कि वो करना ठीक नहीं है। आपको शुरुआती दौर में 11th 12th में या एक साल और जो ड्रॉप का ईयर रहता है उसमें अपने माइंड को मेकअप कर लेना चाहिए कि आप ये फॉलो करना चाह रहे हैं कि नहीं।
और जो इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं कुछ चीजें आपको बता पा रही हूँ छोटी मोटी। तो इस तरह से अगर जो उनके रिलेटिव्स हैं या उनके जो पहचान के लोग हैं इस फील्ड में, उससे उनको बात करनी चाहिए कि उससे लाइफ कैसी रहती है, इस फील्ड में आपकी लाइफ का क्या शेड्यूल है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या आपको काम करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आपको क्या क्या करना पड़ता है फिजिकली मेंटली या जो, ये सब चीजें अगर बच्चों को पता होंगी तो वो डिसाइड करना उनके लिए इजी रहेगा कि भाई मुझे इसमें जाना है या मुझे इंजीनियरिंग की लाइफ जीनी है। इंजीनियर्स की आप बात करेंगे तो उनकी लाइफ का अलग पैटर्न है, दे आर डूइंग सम जी डिफरेंट थिंग, उनके ऊपर भी स्ट्रेस बहुत है, बट वो एक अलग तरीके का स्ट्रेस है। तो जी वो बच्चा बिल्कुल। क्या करना चाह रहा है, उनको उन दो तीन लोगों से बात जरूर करनी चाहिए कि अगर कोई सीए बनना चाह रहा है तो वो उससे बात करे कि कैसी उनकी लाइफ है। अगर उसको लगता है कि हाँ वो इसको कंटिन्यू करना चाहता है, अपनी लाइफ को वो आगे इस तरह से देखता है, तो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि फैमिली में है या नहीं है, हो सकता है फैमिली में हो और इच्छा भी हो, जैसे मेरे साथ हुआ, और ऐसा हो सकता है कि फैमिली में हो बट उसकी बिल्कुल इच्छा ना हो, तो उसको हाँ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सीट वेस्ट करना किसी और के लिए एक हेल्पफुल हो सकती है। एक एक सीट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड में। जी तो मुझे लगता है जी कि वो डिसीजन जल्दी ले लेना अच्छा है सबके लिए। तो बच्चे जी। जो और हैं वो पेरेंट्स डिसाइड करें। को समझें, बच्चों को, अपने बच्चों को समझें, उन्हें समझने की कोशिश करें कि वो ये उनकी जिंदगी का बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल फैसला है। इसमें साथ दें, उनका सहयोग करें, उन पर किसी भी तरह का दबाव या प्रेशर जो है वो ना बनाएं। बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर में चल के वो मैं रिवर्ट भी कर सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है आप आज प्रेशर बना लें बट आगे चल के वो रिवर्ट होना चाहें उस स्टेज पे, तो वो जी ज्यादा बुरा है। तो बेहतर है जी कि मतलब शुरुआत में सही डिसीजन है जी। जी। तो मैम, बिल्कुल चलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भी बच्चियां हमारा इस प्रोग्राम को देख रही हैं, जो भी महिलाएं देख रही हैं, आजकल के हालात को देखते हुए भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं चुभ जाती हैं या हमें बर्दाश्त नहीं होती हैं। हम सोचते हैं कि बहुत हो गया, अब इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। कोई ऐसा बदलाव आप देखना चाहेंगी अभी इस समय में? मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली? किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज जो जैसे हम कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं जो हम चाहते हैं कि अब बदल जानी चाहिए, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो बच्चियों को लेकर हो। तो ऐसा कोई जी बदलाव महिलाओं या बच्चियों से जुड़ा हुआ आप देखना चाहेंगी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी, आज के टाइम में भी, और इनफैक्ट परिवारों को एजुकेटेड होने के बाद भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोगों की बात मैं कर रही हूँ, एजुकेटेड लोगों की मैं बात कर रही हूँ। दो चीजें मैंने देखी हैं जो आज भी चली आ रही हैं, प्रचलित हैं। एक तो पहली चीज ये कि जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो मेनली अभी भी आज के टाइम पर भी फीमेल्स पर हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो लड़के जब, जैसे जिन घरों में रहते हैं, उन घरों में उनके माता पिता या उनकी बहनें उनको कुछ भी घर के चीजों में, हाउस होल्ड कोर्स में इन्वॉल्वमेंट की उम्मीद ही नहीं रखते। ठीक है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं बिल्कुल करते, तो उनकी जो परवरिश है शुरू से, इसमें लड़कों की गलती नहीं है, क्योंकि वो, उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि आप किचन में गए ही नहीं, आपको जाने ही नहीं दिया गया, बिकॉज आपसे उम्मीद नहीं की गई। तो वो एक जो जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो अनएजुकेटेड घरों में भी और एजुकेटेड घरों में भी चला आ रहा है। इस बिल्कुल कारण से जो वर्किंग महिलाएं हैं या जो आगे बढ़ चुकी हैं, ज्यादा अपना प्रोफेशन के लिए थोड़ी सी मतलब चिंतित हैं या करना चाहती हैं एक्सक्लूसिवली, वो उतना नहीं कर पाती क्योंकि उनको घर की चिंता रहती है कि अगर जी मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तो इस बिल्कुल केस में अगर अगर हमारी ये जो पद्धति है कि लड़कों को जो बिल्कुल भी घर का काम ना सिखाना या घर के कामों में इन्वॉल्वमेंट ही ना होने देना, ये वाली जो चीज चली आ रही है, सबसे पहले तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जिस टाइम पर, जिस जनरेशन पे ये चीज टोटली इम्प्रूव हो जाएगी, उस टाइम पे लड़कियां और अच्छी तरह एक्सेल कर पाएंगी, जब उन्हें ये चिंता ना हो कि घर लौट के आके मुझे ये भी देखना है, क्योंकि हो सकता जी है उनके बिल्कुल हस्बैंड ने वो देख लिया हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जो, ये तो प्रोफेशन से रिलेटेड था, और दूसरी चीज मुझे जो दिखाई देती है समाज में, अगर आप बात कर रहे हैं लड़कियों के उत्थान की, वो है दहेज प्रथा। तो आज भी जो दहेज वाला प्रॉब्लम है वो किसी भी लेवल से जो है वो गया नहीं है। जो मैं देख रही हूँ बड़े होने के बाद मुझे समझ में आया कि चाहे एजुकेटेड फैमिलीज हो या अनएजुकेटेड, लेकिन जो आपके एथिकल बिल्कुल मोरल वैल्यूज हैं, जब तक वो इम्प्रूव नहीं होंगी, ये सारी चीजें नहीं जाएंगी। तो मुझे लगता है एथिक्स, मोरल वैल्यूज
ये हमारी फैमिलीज में, सोसाइटीज में आना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, कास्टिज्म जो चल रही है, वो भी मतलब चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, सारी फैमिलीज बिल्कुल। में वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी, ऐसे नहीं कि बहुत आती है, ग्रॉस रूप बिल्कुल में, बट वो बिल्कुल अंडर बिल्कुल। कवर धीरे से रूप में मतलब कहना चाहिए इनडायरेक्ट रूप में वो परिवार में और बच्चों में किसी ना किसी तरह जड़ से बनी हुई है। तो ये तीन चीजें जब तक सोसाइटी से खत्म नहीं होंगी, तब तक लड़कियों का उत्थान होना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपने सही बात की मैम। ये रूट सिस्टम में चीजें हैं और कहीं ना कहीं हम सबको मिलजुल कर इस चीज पे मेहनत करने की जरूरत है। इन इन इनको जब तक हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे, इनसे जब तक हम दूर नहीं होंगे, हम एक बेहतर समाज की कल्पना जो है वो नहीं कर सकते। चलते जी, चलते मैं जरूर जानना चाहूंगी कि मैम कि हमारे इस प्रोग्राम में आकर, भारत की बेटी प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझसे बात करी। और मेरी लाइफ के बारे में जो सवाल आपने पूछे, हो सकता है कि कुछ बच्चे उनसे रिलेट कर पा रहे हों और शायद उनको कुछ उससे फायदा मिले। अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी मैम, बिल्कुल। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन आपसे बातचीत करते हुए कई चीजों की क्लैरिटी इतने अच्छे तरीके से मुझको भी हुई है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे इस फील्ड को थोड़ा भी जानते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने समझा दिया है और वो समझ भी जरूर जाएंगे, आई एम श्योर। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत कीमती समय हम जानते हैं आपने निकाला और आप हमारे बीच में आई। बहुत से बच्चों को मोटिवेट भी करेंगी आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से थैंक आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।